हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ गेम्स। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे गेम क्या होता है। यहाँ पर गेम का मतलब ये नहीं है कोई वीडियो गेम या कोई क्रिकेट गेम, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गेम देखो, यहाँ पर आप गेम इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज बाय ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई दो कंपनी है तो उनके बीच में जो कंपटीशन होता है उसको यहाँ पर गेम बोला गया है। और यहाँ पर आपको बात कही गई है कि ये कुछ जो रूल होते हैं उन रूल्स के सेट के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, जो गेम होता है। एंड एट द एंड ऑफ विच ईच पर्सन रिसीव्स सम बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन और सफर्स लॉस नेगेटिव बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि और जब गेम एंड होता है तो गेम के एंड में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ फायदा होता है या कुछ नेगेटिव बेनिफिट यानी लॉस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे, ए गेम इज कॉल्ड एन पर्सन गेम इफ द नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग इज एन। ये जो गेम होता है वो एन पर्सन गेम कहा जाता है यदि उसके अंदर जो टोटल पर्सन है जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नंबर एन है, ठीक है। अब देखो पे ऑफ क्या होता है। पे ऑफ क्या होता है, जब गेम एंड हो जाता है तो उसके एंड होने के बाद जो प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ लाभ बेनिफिट या कुछ नेगेटिव बेनिफिट यानी लॉस होता है उसको हम पे ऑफ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जीरो सम गेम देखो यहाँ पर जीरो सम गेम में क्या होता है कि इफ द प्लेयर्स मेक पेमेंट टू ईच अदर द लॉस ऑफ वन इज द गेन ऑफ अदर्स एंड नॉथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड द कॉम्पिटिटिव गेम इज सेड टू बी जीरो सम। यानी जीरो सम गेम में क्या होता है कि जो जीरो सम गेम होता है उसमें एक व्यक्ति के फायदे में दूसरे व्यक्ति का नुकसान होता है और दूसरे व्यक्ति के नुकसान में एक व्यक्ति का फायदा होता है। आ गया समझ में। जो जीरो सम गेम होता है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति 50 रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति का 50 रुपए का नुकसान हो रहा होगा। इस जीरो सम गेम में कुछ भी बाहर से नहीं आता, ठीक है। जीरो सम गेम में कुछ भी बाहर से नहीं आता। जो एक व्यक्ति का फायदा होता है तो वो दूसरे व्यक्ति के नुकसान से ही आता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर मैथमेटिकली सपोज एन पर्सन गेम इज प्लेड बाई एन प्लेयर्स P1 P2 डॉट 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 Pn whose respective payoff at the end of a play of the game are B1 B2 Bn। देखो यहाँ पर जैसे टोटल एन पर्सन गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो टोटल फायदा होगा या नेगेटिव बेनिफिट होगा, जैसे उनका V1 V2 Vn है बेनिफिट। जैसे किसी का यहाँ पर देखो, किसी का जैसे 50 रुपए का फायदा हो गया, दो व्यक्ति खेल रहे हैं तो दूसरे का -50 का फायदा होगा। यानी -50 का फायदे का मतलब है नेगेटिव बेनिफिट। 50 का बेनिफिट हो गया, ये नेगेटिव बेनिफिट हो रहा है। अब इन दोनों का जो पे ऑफ, ये दोनों पे ऑफ है, ठीक है। जो पे ऑफ मिल रहा है इसको यदि ऐड कर देंगे हम तो यहाँ पर हमको 0 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह 3 ले लें, यदि यहाँ पर किसी को एक को 25 रुपए का फायदा हो रहा है, दूसरे को 12 रुपए का नुकसान हो रहा है और तीसरे को 13 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर इनको पे ऑफ को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो हमको मिलेगा वो 0 होगा, ठीक है। तो जीरो सम गेम के अंदर जो पे ऑफ होता है उनका जो एडिशन होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब देखो नॉन जीरो सम गेम ए गेम विच इज नॉट द जीरो सम इज कॉल्ड ए नॉन जीरो सम गेम। यानी जो जीरो सम गेम नहीं है वो नॉन जीरो सम गेम है, सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी समझो। एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन जीरो सम गेम पोकर गेम इन विच ए सर्टेन पार्ट ऑफ द पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस बिफोर द फाइनल पे ऑफ। जो पोकर गेम होता है उसके अंदर जो हाउस होता है वो जो पे ऑफ देता है यानी जो लास्ट में फायदा देता है जीतने वाले को, उसमें से कुछ वो खुद अपने पास भी रखता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक व्यक्ति के नुकसान में दूसरे का फायदा नहीं है क्योंकि कुछ जो उसका पार्ट है वो जो हाउस होता है वो रख लेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर स्ट्रेटजी में क्या होता है। स्ट्रेटजी में होता है कि जो सेट ऑफ रूल्स है उनको देखकर किसी एक प्लेयर को ये आइडिया लगाना पड़ता है कि सामने वाला प्लेयर कौन सी स्ट्रेटजी अपनाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्योर स्ट्रेटजी में क्या होता है, इफ ए प्लेयर नोज एग्जैक्टली व्हाट द अदर प्लेयर इज गोइंग टू डू। ओके, यदि एक प्लेयर को पता हो कि दूसरा प्लेयर क्या करने वाला है और वो बिल्कुल उसको क्लियर पता हो कि वो ए डिटरमाइनिस्टिक सिचुएशन इज ऑब्टेन्ड, ओके,
एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज द गेन। यानी बिल्कुल श्योर हो कि जो नेक्स्ट प्लेयर है वो ये वाली स्ट्रेटजी अपनाने वाला है, ठीक है। तो देयर फॉर द प्योर स्ट्रेटजी इज ए डिसीजन रूल ऑलवेज टू सिलेक्ट ए पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी मैं आपको वापस बता देता हूं, किसी भी एक प्लेयर को पता हो कि सामने वाला प्लेयर ये वाली स्ट्रेटजी अपनाने वाला है, तो वहां पर प्योर स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। क्योंकि वहां पर एक प्लेयर के सामने एक डिटरमाइनिस्टिक सिचुएशन पैदा हो जाती है कि ये वाला प्लेयर ये वाली स्ट्रेटजी अपनाएगा तो मैं ये वाली स्ट्रेटजी अपना लूंगा। अब देखो ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी, इसके अंदर कोई कंफर्म नहीं होता वो, यानी यहाँ पर कोई डिटरमाइनिस्टिक कंडीशन नहीं होती, यहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन होती है। यहाँ पर वो पूरी तरह श्योर नहीं हो सकता, पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता कि यहाँ पर वो सामने वाला प्लेयर ये वाली ही स्ट्रेटजी अपनाने वाला है। यहाँ पर उसको गेस करना पड़ता है। इफ ए प्लेयर इज गेसिंग एज टू विच एक्टिविटी इज टू बी सिलेक्टेड बाय अदर ऑन एनी पार्टिकुलर ओकेशन, ए प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन इज ऑब्टेन्ड एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड गेन। Thus the mixed strategy is a selection among pure strategies with a fixed probabilities. Okay, तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी ऐसी होती है। तो यहाँ पर इसके अंदर जैसे प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज है कि ये वाली कि कोई प्लेयर ये वाली कोई स्ट्रेटजी अपना सकता है, तो उसकी ये प्रोबेबिलिटीज है और इन प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 होता है, ठीक है। अब देखो 2 पर्सन जीरो सम गेम। 2 पर्सन जीरो सम गेम के अंदर क्या होता है, 2 पर्सन से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर जो गेम है उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट है, n पर्सन गेम होता है तो उसके अंदर n पार्टिसिपेंट होते हैं। 2 पर्सन गेम है इसलिए यहाँ पर 2 पार्टिसिपेंट होंगे और लिखा हुआ जीरो सम गेम, ठीक है। जीरो सम गेम हम देख ही चुके हैं। जीरो सम गेम में एक व्यक्ति के फायदे में दूसरे व्यक्ति का नुकसान होता है, दूसरे के नुकसान में एक व्यक्ति का फायदा होता है, ठीक है। तो एक गेम विथ ओनली 2 प्लेयर्स इज कॉल्ड ए 2 पर्सन जीरो सम गेम इफ द लॉसेज ऑफ 1 प्लेयर आर इक्विवेलेंट टू द गेन्स ऑफ द अदर सो दैट द सम ऑफ देयर नेट गेन्स इज 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स को केवल आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हो, इस तरह आपको पे ऑफ मैट्रिक्स दी जाती है जिसकी आपको वैल्यू निकालनी होती है। अब आगे देखो यहाँ पर, और इसको भी आप समझ सकते हो, इसको समझो। देखो जैसे यहाँ पर जैसे प्लेयर ए है, ये सेकंड स्ट्रेटजी को डिनोट कर रहा है, ये रो सेकंड स्ट्रेटजी अपना लेता है और प्लेयर बी भी सेकंड स्ट्रेटजी ही ले लेता है। तो यहाँ पर ये होगा, यानी ये -4 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो प्लेयर ए है या माइनस आ गया तो ये प्लेयर ए है क्या का नेगेटिव बेनिफिट, यानी उसका लॉस हो रहा है। और प्लेयर बी है नेगेटिव आ गया तो प्लेयर बी है उसका यहाँ पर फायदा हो रहा है। अब जैसे प्लेयर ए सेकंड स्ट्रेटजी ले ली, ठीक है, सेकंड वाली स्ट्रेटजी ले ली, प्लेयर बी ये वाली स्ट्रेटजी ले लेता तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट कॉमन आ रहा था, ठीक है। जैसे प्लेयर ए ने ये वाली स्ट्रेटजी ले ली, मैं यहाँ से बताता हूँ, प्लेयर बी ने भी सेकंड स्ट्रेटजी ले ली, तो इस जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब प्लेयर ए का नुकसान हो रहा है और प्लेयर बी का यहाँ पर फायदा हो रहा है, माइनस हो गया। तो इसी तरह प्लेयर ए मान लो ये वाली स्ट्रेटजी अपना लेता और प्लेयर बी ये वाली ले लेता, यहाँ पर 3 के यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, 3 है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्लेयर ए का बेनिफिट हो रहा है जबकि प्लेयर बी का यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पे ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम प्रिंसिपल। मैक्सिमम प्रिंसिपल में क्या होता है, मैक्सिमाइजेस द मिनिमम गारंटेड गेन्स ऑफ प्लेयर ए, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल कहता है कि जो प्लेयर ए है वो अपने मिनिमम गेन है या मिनिमम बेनिफिट है उसको मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। अब मिनिमैक्स प्रिंसिपल देखो, मिनिमैक्स प्रिंसिपल में होता है कि जो प्लेयर बी है वो अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करता है, जो उसको मैक्सिमम लॉस हो रहा है उसको मिनिमम करता है, ठीक है। अब देखो ये सैडल पॉइंट, इस सैडल पॉइंट क्या होता है, सैडल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द मिनिमैक्स वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। और एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू। एग्जांपल से और अच्छा समझोगे। अब देखो एक टर्म और आती है यहाँ पर ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। इफ द पे ऑफ मैट्रिक्स Vij हैज द सैडल पॉइंट Rs, देखो एग्जांपल से आपको सब कुछ बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ द पे ऑफ मैट्रिक्स Vij हैज द सैडल पॉइंट Rs देन द प्लेयर A एंड B आर सेड टू हैव अर्थ एंड एस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज। ये ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखो, इधर एग्जाम्पल मैंने बताया था, इधर देखो आप, जैसे ये ही इसको ही मान लो आप सैडल पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर होगा नहीं है सैडल पॉइंट, मैं बता रहा हूँ केवल एक एग्जाम्पल के लिए। ये ही मान लो -4 है और ये ना, ठीक है, -4 है, ये सैडल पॉइंट मिल गया। तो देखो यहाँ पर ये वाली प्लेयर ए ने इसमें सेकेंड रो ली थी, सेकेंड रो, ठीक है, और प्लेयर बी ने क्या लिया था, सेकेंड कॉलम लिया था। तो प्लेयर ए के लिए जो ये हो गया सेकेंड रो, वो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हो गई।
और प्लेयर बी के लिए जो कॉलम हो गया सेकंड कॉलम, वो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हो गई। ठीक है, तो ऐसे होता है ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। अब देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं कुछ और बता देता हूँ। ए गेम इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल एंड फेयर। ठीक है, गेम स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल और फेयर कहा जाता है यदि जो मिनिमैक्स वैल्यू मिले और मैक्सिमिन वैल्यू मिले वो 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरा, एक गेम इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल, यानी यहाँ पर फेयर हट गया, केवल स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल हो गया यदि वैल्यू 0, यहाँ 0 नहीं आएगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा, केवल मिनिमैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमिन इज इक्वल टू बी, यानी जब मिनिमैक्स और मैक्सिमिन 0 के इक्वल हो जाता है, मिनिमैक्स और मैक्सिमिन 0 के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल भी होता है और फेयर भी होता है। लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं है और किसी और वैल्यू के इक्वल हो। मिनिमैक्स और मैक्सिमिन तो इक्वल तो है, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं होता है, स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल होता है, फेयर नहीं होता। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, फाइंड द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ द प्लेयर्स इन द फॉलोइंग गेम्स। ठीक है, यहाँ पर आपको गेम दिया हुआ है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर आप क्या करोगे, आप सबसे पहले रो मिनिमम फाइंड करोगे। क्लियर है, रो मिनिमम फाइंड करोगे। तो इस रो में आप देखो सबसे छोटा कौन सा है, -3 है, स्मॉलेस्ट -3 है, तो यहाँ बन जाएगा। ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, 0 है, और इसमें स्मॉलेस्ट है -4। ठीक है, ऐसे हो गया। अब ये तो हो गया रो मिनिमम। अब आप फाइंड करोगे कॉलम मैक्सिमम। यहाँ देखो, इसमें यहाँ पर तो हो गया स्मॉलेस्ट, ये तो अब है सबसे बड़ा कौन सा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है यहाँ पर इस कॉलम में, 5 है, तो 5 लिख दो और उसके ऊपर रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर देखो, इसमें देखोगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है इस कॉलम में, वो है 0, ये हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी 6। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आप, यहाँ रो मिनिमम हो गया। अब इनमें आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करोगे इन तीनों में, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 0, मैक्सिमिन, इसको बोलते हैं मैक्सिमिन, यानी इन मिनिमम वैल्यूज में सब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है उसको मैक्सिमिन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सभी वैल्यू मिली है मैक्सिमम, इनके अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, यानी इन मैक्सिमम वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यूज हैं सब, इनके अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो है 0। अब देखो यहाँ पर मिनिमैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमिन, क्लियर है, ओके, इज इक्वल टू 0। और जो वैल्यू आपको मैक्सिमिन मिनिमैक्स की इक्वल मिल रही है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर सैडल पॉइंट। इसको ध्यान रखना, सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट, क्लियर है। और देखो मैंने अभी ऊपर क्या बताया था, ऊपर बताया था कि स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल और फेयर दोनों होगा यदि जो मिनिमैक्स और मैक्सिमिन की वैल्यू मिल रही है वो 0 के इक्वल हो जाए। तो ये मिनिमैक्स और मैक्सिमिन इक्वल भी है और यहाँ पर 0 के भी इक्वल है, तो ये स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल भी होगा, स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल, ओके, स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल भी होगा और फेयर भी होगा, क्योंकि यहाँ मिनिमैक्स और मैक्सिमिन दोनों की वैल्यू इक्वल मिल रही है। ठीक है, और यहाँ सैडल पॉइंट हो गया, ये सैडल पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा है ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, तो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी को भी समझ लो। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी देखो यहाँ पर, जैसे आपको ये वाला सैडल पॉइंट मिला, ठीक है, ये सैडल पॉइंट की पोजीशन क्या है, सैडल पॉइंट की पोजीशन है सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, यानी सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो जो सेकेंड रो होगा, ये रो, ये प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होगा, और जो सेकेंड कॉलम होगा ये प्लेयर बी के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होगा। क्लियर है। अब देखेंगे हम यहाँ पर एक ऐसे एग्जांपल जिसके अंदर कोई भी सेटल पॉइंट नहीं होगा। ये तो देखो ध्यान देना, ये प्योर स्ट्रेटजी गेम है जिसके अंदर सेटल पॉइंट होता है, वो प्योर स्ट्रेटजी गेम होता है। अब हम देखेंगे मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम जिसके अंदर कोई सेटल पॉइंट नहीं होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, सोल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन बाय। पहले तो हमें देख लेते हैं कहीं इसके अंदर कोई सेटल पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पिछले क्वेश्चन की तरह रो मिनिमम फाइंड करोगे। इसके अंदर रो मिनिमम देखो, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इनमें 1 है, इसमें 6 और 2 में 2 है।
ठीक है, ऐसे लगा दोगे। फिर देखो यहाँ पर कॉलम मैक्सिमम आप फाइंड करोगे। अब इसमें और इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 6 है, इसमें और इसमें 7 है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर, आप पहली बात तो यहाँ पर देख के ही पता लगा सकते हो, ठीक है। पिछले वाले में क्या हो रहा था, हमने सर्कल बनाया था और रेक्टेंगल बनाया था, तो दोनों मिल गए थे एक साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पता लग गया था सेटल पॉइंट। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमने सर्कल बनाया और यहाँ पर हमने रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पर दोनों एक साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि कोई सेटल पॉइंट नहीं है, और यहाँ भी देख सकते हो ये मिनिमम वैल्यू है। इनमें मैक्सिमम वैल्यू देखोगे, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, यानी मैक्सिमिन 2 है। और इसके अंदर देखोगे यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है, इनके अंदर मिनिमम वैल्यू देखोगे तो ये 6 हो जाएगी मिनीमैक्स। अब मिनीमैक्स को देखो और मैक्सिमिन को देखो, क्या इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर कोई सैडल पॉइंट नहीं है, कोई भी सैडल पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और कहा भी गया गेम्स विथ मिक्स्ड स्ट्रेटजी और गेम्स विथआउट सैडल पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कैसे करना है वो आप ध्यान से देख लो। यहाँ पर ऐसा मैं पे ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर नीचे और बना देता हूँ, ठीक है। तो प्लेयर बी, और यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और देखो पिछले क्वेश्चन में मैं एक बात और बताना भूल गया था, इस क्वेश्चन को भी देख लेना। यहाँ पर आपसे वैल्यू पूछी जाती है, तो वो वैल्यू होती है सेटल पॉइंट को ही हम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है वैल्यू। और इसके अंदर वैल्यू निकलती है तो वो कुछ अलग मेथड से निकलती है, वो मेथड अलग है। देखो यहाँ पर हम यहाँ फर्स्ट रो लेंगे, तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है, ठीक है, उसमें से छोटे नंबर को लेस करेंगे, तो यहाँ पर 7 - 1 करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 6 मिलेगा। लेकिन उसको इस वाले रो के आगे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 6 - 2 करेंगे, क्योंकि 6 ज़्यादा बड़ा है, तो 6 - 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, तो इसको ऊपर लिख देंगे। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा, 6 - 1 करेंगे, आपको क्या मिलेगा, 5, इसको यहाँ लिख देंगे। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, बड़े नंबर में छोटे नंबर को लेस करोगे, 7 - 2 करोगे, नहीं, इस 6 - 1 को 5 के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर 7 - 2 करेंगे, वो भी 5 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, वो ध्यान से देखो। यहाँ पर जैसे आपको वैल्यू फाइंड करनी है, देखो यहाँ पर जैसे आपको 4 और 6 मिल रहा है, क्लियर है। इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, फिर 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करो, और अपॉन में 4 और 6 है, 4 और 6 आपको मिल रहे हैं, इनको ऐड कर दो। फिर आगे सॉल्व करोगे, 4 + 36 अपॉन 10, आगे करोगे इसको तो आपको 4 मिल जाएगा। यहाँ पर जो ये मिला है आपको वो होगा वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ गेम वी से डिनोट किया जा सकता है, और इसको यहाँ पर आपको 4 मिल गया। क्लियर है। अब देखो आपने ऐसे किया, इसको आप इन वैल्यूज से भी कर सकते थे, यहाँ भी आप देखोगे तो वही आपको वैल्यू मिलेंगी। जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, और अपॉन में इन दोनों को ऐड करके लिख दो, तो 5 + 35 अपॉन 10, तो आपको यहाँ 4 मिलेगा। अब देखो जैसे ये वैल्यूज थी, इनको इस वाले से मल्टीप्लाई किया था, अब इनसे मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको वही मिलेगा, 7 × 4 + 6 × 2 और 6 + 4, तो यहाँ करोगे 28 + 12 अपॉन 10 = 4 मिलेगा। इनको ऐड करोगे 40 हो जाएगा, 40 को डिवाइड करोगे 10 से, आपको 4 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे 5 है, इनको इस वाले आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई किया आपने, 5 को 1 से किया है और 5 को 7 से किया है, ठीक है। इनको इससे और इससे मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर, अब एक बात और, जैसे इसकी आपको स्ट्रेटजी फाइंड करनी है, तो वो कैसे करोगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिल गया 4 1, ठीक है। जैसे मिल गया 4 1, अब देखो यहाँ पर 4 और 6 को ऐड करोगे, 5 और 5 को ऐड करोगे, 10 मिलेगा। यहाँ पर लिख दो, ठीक है, इधर लिख सकते हो आप 10। अब देखो इसके आगे P1 लिख दो, प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 1 क्या होगी, 4/10, इसको आगे ऐड कर सॉल्व करोगे 2/5 मिल जाएगा। फिर यहाँ P2 6/10 मिलेगी, यहाँ आगे सॉल्व करोगे 3/5 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ जगह कम है, मैं इधर लिख देता हूँ इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे फिर यहाँ Q1 होगा, यहाँ 10 मिल रहा है, यहाँ 5 है, 5/10 करोगे आपको 1/2 मिल जाएगा। फिर यहाँ Q2 करोगे 5/10 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पर स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए होगी, ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए होगी, स्ट्रेटजी फॉर
प्लेयर ए, तो वो तो होगी यहाँ पर, आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हो। फॉर प्लेयर ए 2/5 एंड 3/5, क्योंकि प्लेयर ए इधर है और इसके ठीक आगे है, ठीक है, P1 P2, तो 2/5 3/5। प्लेयर बी है यहाँ पर, इसके लिए जो स्ट्रेटजी होंगी वो ये हो जाएंगी, देखो फॉर प्लेयर बी ये स्ट्रेटजी हो जाएगी 1/2 1/2, क्लियर है। तो ये हो गई स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल और गेम्स विदाउट सेटल पॉइंट्स या मिक्स्ड स्ट्रेटजीज के लिए एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।